समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच सुलह की बची खुची उम्मीदें आज उस वक्त खत्म हो गईं जब समाजवादी पार्टी द्वारा बुलाई गई गठबंधन दलों की बैठक में शिवपाल यादव नहीं पहुंचे और अपने गृह जिले इटावा में भागवत कथा सुनते रहे। अब शिवपाल के अगले कदम पर सभी की निगाहें हैं, तो वहीं राजनीतिक हलकों में चर्चा गर्म है कि भाजपा जिन उम्मीदों के साथ शिवपाल का रास्ता देख रही है, अब शायद शिवपाल भी उसी रास्ते पर जाने का मन बना सकते हैं। ऐसे में फायदा दोनों का है और बड़ा झटका अखिलेश यादव को मिल सकता है, क्योंकि संगठन के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले शिवपाल को मंत्री पद मिलेगा, तो वहीं भाजपा के पाले में यादव मतदाताओं का झुकाव बढ़ेगा। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद चाचा और भतीजे के बीच पड़ी दरार लगातार चौड़ी होती ही गई और ताबूत में आखिरी कील ठोकी सपा विधायक दल की बैठक ने, जिसमें शामिल होने का इंतजार शिवपाल यादव करते रह गए, लेकिन अखिलेश ने उन्हें बुलाया ही नहीं। अब सपा विधानमंडल दल की बैठक में नहीं बुलाए जाने से नाराज शिवपाल पहले तो दिल्ली चले गए और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर अपनी आगे की रणनीति बताई और फिर वापस आकर इटावा में कथा सुनने लगे। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि शिवपाल यादव भले ही सपा के सिंबल पर चुनाव जीते हों, लेकिन वे मूलतः सहयोगी दल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए शिवपाल सहित सहयोगी दलों के किसी भी नेता को इस बैठक में नहीं बुलाया गया था। हालांकि सपा की सफाई का शिवपाल यादव पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्हें यही लगता रहा कि अखिलेश यादव के इशारे पर उन्हें नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर यह कदम उठाया गया है, इसीलिए उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए फिलहाल यूपी असेंबली में विधायक पद की शपथ तक नहीं ली है। वहीं समाजवादी पार्टी ने गठबंधन दल की बैठक में 4 दलों के नेताओं को न्योता भेजा। इस न्योते में शिवपाल यादव सहित 4 नेताओं के नाम थे। प्रसपा मुखिया शिवपाल यादव के अलावा सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, अपना दल कमेरावादी से पल्लवी पटेल और राष्ट्रीय लोक दल से राजपाल बालियान को इस बैठक में बुलाया गया था। हालांकि महान दल को इस बैठक में शामिल नहीं किया गया। वैसे देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि विधानमंडल दल की बैठक में नहीं बुलाए जाने की वजह से ही शिवपाल यादव नाराज हैं, बल्कि उनकी नाराजगी तब से है जब अखिलेश ने उन्हें गठबंधन में महज 1 सीट दी थी और तो और उन्हें सपा के सिंबल पर ही लड़ने को कहा गया था। इसीलिए चुनाव के बीच ही शिवपाल यादव का दर्द कई बार उनकी जुबान पर आ गया था। बहरहाल अब चर्चा आम है कि मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव की तरह ही शिवपाल यादव अखिलेश के खिलाफ कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिसका खामियाजा निश्चित रूप से सपा को भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। माफिया मुख्तार अंसारी को शत्रु संपत्ति फर्जी दस्तावेज मामले में लखनऊ कोर्ट में पेशी के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच देर रात सड़क मार्ग से लखनऊ लाया गया था, लेकिन इस दौरान मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी रात भर पूरी जानकारी हासिल करते हुए किसी अनहोनी का अंदेशा जताते रहे और सोशल मीडिया पर लिखते रहे। लेकिन अब अब्बास अंसारी अपने ही जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। पुलिस को शक है कि बांदा जेल के अंदर और बाहर मुख्तार अंसारी का कोई गुर्गा उसके लखनऊ पेशी के दौरान सक्रिय था। वो जेल में अफसरों के आने जाने की हर गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी मुख्तार के बेटे अब्बास को दे रहा था। इसी को आधार बनाकर पुलिस और प्रशासन ने उस गुर्गे की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार जेल परिसर के आसपास रविवार रात 12 बजे के बाद सक्रिय मोबाइलों का डाटा फिल्ट्रेशन कराया जा रहा है। जिन नंबरों के जरिए प्राइवेसी का अलर्ट मुख्तार के बड़े बेटे तक पहुंचाया जा रहा था, उसकी जल्द ही जानकारी जुटा ली जाएगी। इस पर तेजी से काम चल रहा है। जेल मैनुअल के मुताबिक हर एक बंदी सप्ताह में 5 दिन जेल पीसीओ से अपने करीबी के लिखाए गए नंबर पर बात कर सकता है। मुख्तार की भी बात जेल पीसीओ से उसके करीबी के लिखे नंबर पर कराई जाती है। वहीं सूत्रों के अनुसार मुख्तार बांदा मंडल कारागार से मोबाइल पर अपने करीबियों से बात करता है। इसकी जानकारी अफसरों को मिल चुकी है। अब हाई सिक्योरिटी जेल में इस सुविधा का लाभ मुख्तार को कौन खास पहुंचा रहा है, इसकी पड़ताल की जा रही है। उसकी बैरक पर नजर रखने को 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इसकी भी तफ्तीश कराई जा रही है। जब मुख्तार को लखनऊ पेशी पर ले जाने की गुपचुप तैयारियां चल रही थी, मंडल कारागार और अधिकारियों पर मुख्तार के गुर्गे की निगाह थी। हर गतिविधि के पल पल का अलर्ट व मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी तक पहुंचा रहा था। इसी जानकारियों को ट्वीट कर अब्बास अंसारी अधिकारियों और जेल की प्राइवेसी की पोल खोल रहे थे। इसीलिए गुर्गे की तलाश के बाद अब्बास अंसारी भी इसमें फंस सकते हैं। गौरतलब है कि अब्बास अंसारी को हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव के दौरान अधिकारियों से हिसाब बराबर करने वाले अब्बास के बयान के मामले में गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। बंगाल के बीरभूम जिले में हुई बर्बर हिंसा की आंच अब राज्यसभा तक पहुंच गई है, तो वहीं इस मामले में टीएमसी नेता बेहद असभ्य आचरण करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद डोला सेन ने राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह पर बीरभूम हिंसा को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। डोला की इस टिप्पणी के बाद राज्यसभा में खूब हंगामा भी मचा और भाजपा सांसदों ने उन पर जमकर निशाना साधा। वहीं टीएमसी नेता अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लगातार आपे से बाहर होते जा रहे हैं। पहले टीएमसी के नेताओं ने बंगाल विधानसभा में मारपीट की
और अब उनके नेता राज्यसभा में अमर्यादित आचरण कर रहे हैं। दरअसल राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह ने शून्यकाल में बीरभूम हिंसा पर भाजपा की राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली को बोलने की अनुमति दे दी थी, जिस पर टीएमसी नेता डोला सेन भड़क गईं और वीडियो जारी करते हुए कहा कि उपसभापति सदन में एक भाजपा के कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहे हैं। वहीं राज्यसभा उपसभापति हरवंश नारायण सिंह पर की गई इस आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा के सांसद डोला सेन के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस ला सकते हैं। इसके साथ ही सेन पर कार्रवाई की मांग करते हुए विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले राज्यसभा में बीरभूम हिंसा पर बोलते हुए भाजपा सांसद रूपा गांगुली भावुक हो गई थी, जिसे डोला सेन ने ड्रामा बताया था। उन्होंने रूपा गांगुली पर हमला बोलते हुए कहा था कि जितना भी आंसू बहा लें, जांच में यह स्पष्ट हो गया कि ममता सरकार ने कोई राजनीति नहीं की है। उनकी राज्यसभा सदस्यता जल्द खत्म हो रही है। शायद वह इस ड्रामे से भाजपा को प्रभावित करने में लगी हुई हैं कि उन्हें दोबारा राज्यसभा का टिकट मिल जाए। बीरभूम हिंसा में टीएमसी नेता की हत्या के बाद 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, जिसके बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ चुका है। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। वहीं पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सभी गैर भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट होने के लिए कह रही हैं। ममता ने पत्र में लिखा है कि भाजपा ने हमारे देश के संसदीय ढांचे पर बार बार हमला किया है और अब इस दमनकारी शासन से एकजुट होकर लड़ने का समय आ गया है। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार पर संकट के गहरे बादल मंडराने लगे हैं। वजह यह है कि कांग्रेस के 25 विधायकों ने बागी तेवर अपना लिया है। कले से जूझ रही कांग्रेस के 25 विधायकों ने सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा है। इनके सख्त तेवर ने राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए नया संकट पैदा कर दिया है। उद्धव सरकार में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शामिल हैं। सरकार के गठन के बाद से ही तीनों साझेदारों के मतभेद समय समय पर सामने आते रहते हैं। कांग्रेस के 25 विधायकों ने महाराष्ट्र सरकार में अपनी ही पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ शिकायत करने के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा है। इन कांग्रेस विधायकों का कहना है कि पार्टी के मंत्री भी उनकी बात नहीं सुनते, उनकी चिंताओं का जवाब नहीं देते। विधायकों ने सोनिया गांधी को भेजे पत्र में उनसे हस्तक्षेप करने और चीजों को सही करने का आग्रह किया है। कुछ विधायकों ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री, विशेष रूप से कांग्रेस के मंत्री, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। उनमें से एक ने कहा कि अगर मंत्री विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में काम को लागू करने के अनुरोधों की अनदेखी करते हैं तो पार्टी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कैसे करेगी। पार्टी में कोऑर्डिनेशन की कमी का संकेत देते हुए विधायकों ने कहा कि उन्हें पिछले सप्ताह ही पता चला कि कांग्रेस के प्रत्येक मंत्री को पार्टी विधायकों से जुड़े मसलों का तरीके से समाधान करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत हर मंत्री के जिम्मे 3 पार्टी विधायक आते हैं। एक कांग्रेस विधायक ने कहा कि हमें इसके बारे में तब पता चला जब एच.के. पाटिल ने हाल ही में एक बैठक की थी। इसमें बताया गया कि कांग्रेस मंत्रियों को 3 बार विधायक आवंटित किए गए हैं। राज्य में MVA की सरकार बनने के कुछ महीने बाद ही ऐसा किया गया था, लेकिन हमें इसके बारे में सरकार बनने के 2.5 साल बाद पता चल रहा है। अब भी कोई नहीं जानता कि कौन सा मंत्री हमसे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस के विधायकों का यह भी कहना है कि इस तरह की परिस्थिति के कारण राज्य में पार्टी एनसीपी से भी पिछड़ रही है। विधायकों ने चिट्ठी में लिखा है कि एनसीपी के नेता और उद्धव सरकार में डिप्टी सीएम अजीत पवार लगातार अपनी पार्टी के विधायकों से मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं और योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था भी कराते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि एनसीपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साधती है। अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो कांग्रेस बाकी राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी हाशिए पर चली जाएगी। विधायकों ने कहा कि पंजाब में पार्टी की हार के बाद तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर पार्टी का महाराष्ट्र में ऐसा ही रवैया रहता है तो पंजाब जैसा परिणाम यहां भी आ सकता है। हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में करारी हार मिली है। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस के नेताओं को अब अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं रहा। यही वजह है कि कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ममता बनर्जी की तरफदारी करते हुए ट्वीट किया और एंटी बीजेपी मोर्चा की बात करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आगे कर दिया। अभिषेक मनु सिंघवी के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। कुछ ने बंगाल हिंसा की तस्वीरें शेयर की तो कुछ ने इसमें सिंघवी की सियासी चाल पकड़ी। असल में अभिषेक मनु सिंघवी बंगाल से ही राज्यसभा के सांसद हैं और राज्यसभा की सीट उन्होंने ममता बनर्जी की मदद से ही जीती थी। सिंघवी की सदस्यता खत्म होने में 2 साल का ही वक्त है और कांग्रेस की हालत अब ऐसी नहीं है कि वो सिंघवी को फिर से राज्यसभा में भेज सके। माना जा रहा है कि सिंघवी इस ट्वीट के जरिए ममता बनर्जी को खुश करना चाहते हैं ताकि उनकी सीट पक्की हो सके। इसके लिए भले ही उन्हें पार्टी बदलनी पड़े। अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों की एकजुटता समय की मांग है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसकी महत्वपूर्ण पिलर हैं। पार्टी प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सिंघवी ने आगे लिखा कि गैर भाजपा विपक्ष समय की मांग है, ममता इसकी पिलर हैं। 2024 के लिए राज्यवार हर घटक को समन्वय के साथ एकजुट करना होगा ताकि मतों के विभाजन को रोका जा सके।
भाजपा की सर्वश्रेष्ठ जीत भी डाले हुए कुल मतों के 39% से आगे नहीं गई। उन्होंने यह भी कहा कि ममता और दूसरे सभी लोगों को भाजपा विरोधी लोगों को एकजुट करने के लिए संयम के साथ पूरा जोर लगाना होगा। मतलब साफ है कि सिंघवी को लगता नहीं है कि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस कुछ कर पाएगी। यही वजह है कि सिंघवी 2024 में मोदी को हराने का ख्वाब भी ममता के सहारे देख रहे हैं, जिसने हाल ही में कई राज्यों में कांग्रेसियों को अपनी पार्टी में शामिल किया था। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। बीजेपी में किनारे लगा दिए गए वरुण गांधी अपने लिए नए रास्ते की तलाश में जुटे हैं। अब वे सीधे सीधे कांग्रेस में तो जा नहीं सकते और दूसरी पार्टियों की उनमें कोई खास दिलचस्पी भी नहीं है। इसीलिए वरुण गांधी सीधे उद्धव ठाकरे के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए और संजय राउत के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। संजय राउत ने भी इस बात की तकसीद दी है कि उनकी और वरुण गांधी की मुलाकात हुई है। न सिर्फ मुलाकात बल्कि राजनीतिक चर्चा भी हुई है। राउत के इस बयान के बाद यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी बीजेपी छोड़ शिवसेना ज्वाइन कर सकते हैं। संजय राउत ने कहा कि काफी दिनों से यह मुलाकात तय थी, लेकिन हमारे बीच में समय फिक्स नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कहा कि हम इसी प्रकार से मुलाकात करते रहेंगे। राउत के कांग्रेस नेता राहुल गांधी से घनिष्ठ संबंध है। ऐसे में वरुण गांधी से राउत के मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि वरुण गांधी के साथ मेरी कई विषयों पर चर्चा हुई। वो एक बेहतरीन लेखक हैं, अच्छी किताबें लिखते हैं, कई विषयों पर अच्छी खासी चर्चा भी करते हैं। ऐसी मुलाकातों में राजनीतिक विषय पर चर्चा होना भी स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी अक्सर अपनी पार्टी की नीतियों और फैसलों का विरोध करते हुए नजर आते हैं। हाल में उन्होंने बैंक और रेलवे के निजीकरण को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से बहुत सारे लोगों के रोजगार चले जाएंगे। वरुण गांधी ने कुछ दिनों पहले ट्वीट करते हुए लिखा कि विजय माल्या 9,000 करोड़, नीरव मोदी 14,000 करोड़ और ऋषि अग्रवाल 23,000 करोड़ रुपए लेकर फरार है। आज जब कर्ज के बोझ के तले दबकर रोज 14 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तब ऐसे धन पशुओं का जीवन वैभव के चरम पर है। मजबूत सरकार से मजबूत कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है। वरुण गांधी ने इससे पहले भी कई मुद्दों को लेकर प्रदेश की योगी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लिया था। हाल में किसान आंदोलन के दौरान जब लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई थी, तो वरुण गांधी ने मृतक किसानों के परिजनों के लिए मुआवजा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। वहीं बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर भी वरुण अपनी सरकार को घेर चुके हैं। उन्होंने यह भी कहने से गुरेज नहीं किया था कि टिकट कटने के डर से भाजपा के सांसद ऐसे मुद्दे नहीं उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कश्मीरी पंडितों और उन पर बनी फिल्म दी कश्मीर फाइल्स पर दिल्ली विधानसभा में दिए गए बयान के बाद मचा घमासान अब हिंसात्मक रूप ले चुका है। एक तरफ जहां भाजपा और आम आदमी पार्टी में दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने के मुद्दे पर बवाल चल रहा है, तो वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम की आखिरी सदन की बैठक में आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के बीच जमकर जूतम पैजार हो गई और खूब लात घूसे चले। दरअसल सदन की बैठक में बीजेपी के पार्षद निंदा प्रस्ताव लाए थे कि विधानसभा में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया है, उस पर आम आदमी पार्टी के नेता और पार्षद माफी मांगे। इस प्रस्ताव पर आम आदमी पार्टी के पार्षद सदन नेता के पास पहुंच गए और हंगामा करने लगे, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। विपक्ष के पार्षदों ने नेता सदन सत्यपाल सिंह और स्थायी समिति चेयरमैन वीएस पवार को पीटा, तो वहीं सत्ता पक्ष के पार्षदों ने नेता विपक्ष मनोज त्यागी और अन्य पार्षदों को जमकर धुना। इस दौरान आम आदमी पार्टी के एक पार्षद के कपड़े फाड़ दिए गए। सदन की गर्मा तार तार होते देख महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने सुरक्षा कर्मियों से नेता विपक्ष सहित अन्य पार्षदों को बाहर निकलवा दिया। सुरक्षा कर्मियों ने नेता विपक्ष को घसीटकर बाहर निकाला, तो वो दूसरे रास्ते से नारेबाजी करते हुए फिर से सदन में घुस आए। यह देख महापौर ने सुरक्षा कर्मियों को फिर से आदेश दिया, तो इस बार मार्शल नेता विपक्ष को कंधे से खींचते हुए बाहर ले गए और नारेबाजी के बीच ही प्रस्ताव मंजूर किए गए। वहीं सदन की बैठक शुरू होने पर नेता सदन सत्यपाल सिंह ने महानगर पार्षद रहे ईश्वरदास महाजन के शोक प्रस्ताव को पढ़ा और इसके तुरंत बाद नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से माफी मांगने का निंदा प्रस्ताव पढ़ना शुरू ही किया था कि सदन की बैठक शोरगुल में बदल गई। सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को लेकर सीएम केजरीवाल ने अपशब्द कहे हैं। पूर्व महापौर नीमा भगत और पार्षद हिमांशी पांडे ने कहा कि केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया है। इसके बाद दोनों पक्षों के पार्षदों के बीच लात घूसे चलने शुरू हो गए। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बयान देते हुए कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाते हुए भाजपा और पीएम मोदी पर तंज कसा था कि ये लोग एक फिल्म के पोस्टर लगाते घूम रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। बहरहाल केजरीवाल ने जिस तरह से कश्मीरी पंडितों की त्रासदी का मजाक उड़ाया है और उन पर अट्ठास किया है, उसका खामियाजा तो उन्हें और उनकी पार्टी को भुगतना ही होगा। लेकिन जिस तरह की घटना सदन में हुई है, ये आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर सवाल खड़े करती है।
ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। जो चर्चा अब तक दबी जुबान हो रही थी और पर्दे के पीछे थी, वो अब खुलकर सामने आ गई है। यूपी की सियासत में बड़ा नाम और कभी समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता रहे शिवपाल यादव ने आखिरकार अपना रास्ता तय कर लिया है और उनका रास्ता समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को बहुत से दर्द देने वाला है। अपनी उपेक्षा से लगातार नाराज चल रहे शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर भतीजे अखिलेश यादव को बड़ा झटका दे सकते हैं। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की है। भले ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसपा मुखिया शिवपाल यादव की सीएम योगी की इस मुलाकात को एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा हो, लेकिन राजनीति समझने वाले बखूबी समझते हैं कि ऐसी मुलाकातों का मतलब क्या होता है, वो भी तब जब शिवपाल यादव हाल ही में सपा की अहम बैठक छोड़ दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिल चुके हों। अब खबर यह भी है कि भाजपा उन्हें राज्यसभा भेज सकती है और इस तरह देश के सियासी तौर पर सबसे बड़े सूबे में एक तीर से भाजपा कई निशाने साधेगी। साथ ही बताया जा रहा है कि शिवपाल जल्द ही भाजपा के और नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव ने सपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐन वक्त पे अपने चाचा शिवपाल यादव को धोखा देते हुए न सिर्फ एक सीट दी, बल्कि पार्टी में वह सम्मान भी नहीं दिया जिसकी उन्हें आस थी। यहाँ तक कि शिवपाल सपा के टिकट पर विधायक बने, पर उन्हें सपा विधायक दल की बैठक में बुलाया तक नहीं गया। इस अपमान के बाद शिवपाल का सब्र जवाब दे गया और वो पहले दिल्ली गए। वहां उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद शिवपाल अपने गृह जिले इटावा आए। यहां उन्होंने सपा छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले सिरसागंज के पूर्व विधायक हरिओम यादव से भी मुलाकात की, जिसके बाद ही भाजपा के साथ शुरू हो चुकी उनकी जुगलबंदी को लेकर खबरें सामने आने लगी थी। वहीं शिवपाल यादव ने विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली और इसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंच गए। वहीं शिवपाल के जाने के तुरंत बाद सीएम योगी से मिलने के लिए स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे। स्वतंत्र देव सिंह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बहरहाल भाजपा ने सपा को चकमा देने के लिए अपनी रणनीति में शिवपाल को शामिल कर लिया है। अब यह साफ दिख रहा है। अब शिवपाल या तो राज्यसभा जाकर अखिलेश को मुंह चढ़ाएंगे या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के सारथी बनेंगे। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया।